नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दिसंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विच ये एशिया का पहला एंड टू एंड एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है? जब हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज देते तो हैं, लेकिन सीधे तरीके से नहीं, उल्टे तरीके से। क्या मतलब? जब हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन बैंक नहीं दे रहा है, हम लोग दे रहे हैं। हम लोग तो बैंक नहीं है, लेकिन हम लोग तो दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक दुकान खोले हो समोसा का, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हो कि आप समोसा तो अभी दे रहे हो लोन पे, क्रेडिट पे, अब बाद में उससे आप पेमेंट करवा लोगे एक्स्ट्रा। तो ये जो आपने फाइनेंशियल सर्विसेज दी उसको लोन की। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि ईएमआई का फैसिलिटी दिया जाता है, लेकिन बैंक नहीं दे रहा है उस ईएमआई को फैसिलिटी, वो रिटेलर खुद ही दे रहा है। तो इस तरह के केस को हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड फाइनेंस। तो एम्बेडेड फाइनेंस का प्लेटफॉर्म एशिया का सबसे पहला एंड टू एंड एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्विच है, जिसको कि एसबीएम बैंक इंडिया और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया है। एसबीएम बैंक इंडिया और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, ये जो प्लेटफॉर्म है ये एपीआई भी प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि फिनटेक कंपनी जो है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना सकेगा। तो शॉर्ट में कहें तो स्विच स्विच एशिया का पहला एंड टू एंड एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, जो कि एपीआई भी प्रोवाइड कराएगा, ताकि जो फिनटेक है वो अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना सके। ये एसबीएम बैंक इंडिया और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इंडिया का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक 250 मिलियन यूएस डॉलर्स लोन देगा। 250 यूएस मिलियन डॉलर्स लोन देगा। इंडिया का जो स्माइल है, मतलब स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, इसका पहला सब प्रोग्राम को फाइनेंस करेगा ये लोन। इसका पहला सब प्रोग्राम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्लानिंग और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना एट फेडरल, स्टेट एंड सिटी लेवल्स। मल्टी मॉडल का मतलब ये होता है हर तरह का ट्रांसपोर्ट। जैसे यहाँ आपको फोटो में दिख रहा होगा, एरोप्लेन भी है, ट्रैक्टर भी है, ट्रक भी है, लॉरी भी है, कार भी होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना एवरेज मंथली बैलेंस बैंक में 10,000 से 25,000 मेंटेन करके रखता है, तो उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा सेविंग अकाउंट पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसा बोल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बोल रहा है कि ऐसा कोई भी कस्टमर जो एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 से 25,000 के बीच में मेंटेन करके रखता है, उसको कोई भी सेविंग अकाउंट पर चार्ज नहीं लगेगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये अमिताभ बच्चन पैरों में क्या पहना है? ये तो मुझे लेडीज़ हील लग रही है। आजकल यूपीआई में भी बहुत सारे फ्रॉड बढ़ गए हैं, तो उस फ्रॉड को बचने के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहा है पेटीएम। तो पेटीएम जो है वो एचडीएफसी एर्गो के साथ मिल करके एक इंश्योरेंस प्लान लाया है, जिसमें कि ये इंश्योर करेगा सारा ट्रांजैक्शन जो कि यूपीआई के थ्रू होगा। अगर फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ, तो आप इंश्योर्ड रहोगे। तो पेटीएम का पेरेंट कंपनी कौन है? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और एचडीएफसी एर्गो, ये दोनों मिल करके आपको ये प्लान दे रहे हैं, पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट इंश्योरेंस प्लान। फिट रैंक एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग मॉडल है एमएसएमई लोगों के लिए। फिट रैंक के थ्रू रैंक किया जाएगा एमएसएमई को कि कौन सा एमएसएमई लोन का रीपेमेंट इजीली कर देता है और कौन सा अब नहीं कर पाएगा और जिसका हालत खस्ता है। तो फिट रैंक में मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम यूज़ होगा, जिससे कि ये प्रेडिक्ट हो पाएगा कि कौन सा एमएसएमई एनपीए बनने वाला है और कौन सा एमएसएमई रीपेमेंट ऑफ लोन अच्छे से कर पाएगा। फिट रैंक को लॉन्च किया है ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड और ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड अंडर द मेंटरशिप ऑफ सिडबी। अब कैपिटल मार्केट का जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ गया है। फिर से कहते हैं, कैपिटल मार्केट का जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पर अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ गया है, जिसको लॉन्च कौन किया है? आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्या नाम है? किस रेगुलेशन के अंडर आया है? आईएफएससीए कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2021। इस रेगुलेशन के तहत जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स के, उन लोगों को रजिस्टर करेंगे विद आईएफएससीए। उसके बाद फिर वो क्लाइंट को अपना सर्विसेज दे सकते हैं इन वेरियस जुरिस्डिक्शन। वर्ल्ड बैंक का मेंबर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, तो इसने 400 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन दिया है एचडीएफसी लिमिटेड को। और ये लोन क्यों दिया है? आगे लोन देने के लिए। किस चीज़ के लिए? ग्रीन हाउसिंग लोन के लिए। तो ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस इंडिया में फैले, इसीलिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एचडीएफसी को 400 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन दिया है।
$400 मिलियन का लोन दिया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर है। किसको दिया है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि HDFC लिमिटेड को। और क्यों दिया है? ताकि इंडिया में ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस जो है वो बूस्ट हो सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक तमिलनाडु को $125 मिलियन देने वाला है टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज। अर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए तमिलनाडु को एशियन डेवलपमेंट बैंक $125 मिलियन देने वाला है। ये अर्बन सर्विसेज क्या है? अर्बन सर्विसेज का मतलब कि जो भी क्लाइमेट रेजिलिएंट सीवेज कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट है, ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, इस सब को इम्प्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $125 मिलियन दिया है। इस प्रोग्राम को ही नाम हम लोग दे रहे हैं तमिलनाडु अर्बन फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। एशियन डेवलपमेंट बैंक 2018 से पैसा देते आ रहा है, मतलब $500 मिलियन देने का बात था, तो वो 3 भागों में दिया है। तो ये लास्ट भाग है $125 मिलियन वाला, ये लास्ट भाग है। और ये 3 शहर कोयम्बटूर, मदुरै और थूथुकुडी, इसमें अर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंस किया था। एक बार रीड कर लीजिए इसे रोक के। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $100 मिलियन दिया श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को, ताकि श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड व्हीकल लोन्स दे सके वुमेन को। तो वुमेन को व्हीकल्स लोन देने के लिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को $100 मिलियन का लोन दिया गया है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ये इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड क्या है? जिस तरह से म्यूचुअल फंड होता है, इसी तरह से ये इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। इसको सेटअप किया गया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के द्वारा। कौन सेटअप किया है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड को? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस एंड यूलिप। क्या इसका एम है? टू इन्वेस्ट इन मिड कैप कंपनीज एंड राइजिंग मार्केट लीडर्स विद द पोटेंशियल टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फ्यूचर ग्रोथ। तो मिड कैप कंपनीज पे इन्वेस्ट करने का ही इसका एम है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड। इसको सेटअप कौन किया है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस एंड यूलिप। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, ये हर ग्राम पंचायत में एक बीमा वाहक पहुंचाने वाला है। ये बीमा वाहक क्या है? बीमा वाहक एक प्रोग्राम है जिससे कि हर ग्राम पंचायत में कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी दिया जा सके और इंश्योरेंस फोर्स को स्ट्रेंथन किया जा सके इंडिया में। तो बीमा वाहक, दिस आर इंट्रोड्यूस्ड इन ईच ग्राम पंचायत in order to sell and service the Bima Vistar line of basic parametric bundled insurance policy and strengthen the insurance force in India। परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट्स, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप इंडिया है और HDFC बैंक, ये दोनों मिलकर के इस प्रोग्राम को लाया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होगा? स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा स्टार्टअप देश के लिए काम कर रहा है, सोशल कॉज के लिए काम कर रहा है, सोशल इम्पैक्ट पर काम कर रहा है। और जब आइडेंटिफाई कर लेगा तो उन लोगों को मॉनेटरी ग्रांट दिया जाएगा, उस तरह से सपोर्ट किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। इसीलिए यहाँ बोला है परिवर्तन। भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पे 5 लाख का पेनल्टी डाल दिया है RBI, क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कुछ नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा था। तो भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पे मॉनेटरी पेनल्टी लग गया है 5 लाख का, जो RBI लगाया है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कुछ नॉर्म्स को ये फॉलो नहीं कर रहा था। RBI ने कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं रिजर्व पे और कैश फ्री पेमेंट पे। क्या है ये रिस्ट्रिक्शन? कि ये नए मर्चेंट्स को ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक कि इनको फाइनल पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। तो देखिए, पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस 2 तरीके से मिल सकता है, एक इन प्रिंसिपल मिलता है और एक फाइनल मिलता है। इन प्रिंसिपल का मतलब है कुछ कंडीशन के बेसिस पर, और वो फाइनल नहीं रहता है। तो यहाँ पर रिजर्व पे और कैश फ्री पेमेंट को RBI बोल दिया है कि अब तुम नया मर्चेंट को नहीं ला सकता है जब तक तुमको फाइनल पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं मिला। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिख रहा होगा कि रिजर्व पे वन ऑफ द फर्स्ट 3 फर्म्स था जो कि RBI का इन प्रिंसिपल अप्रूवल लाइसेंस मिला था। इन अप्रूवल कुछ कंडीशन के साथ साथ जो अप्रूवल देता है और एक फाइनल अप्रूवल होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने जाना था कि इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन टू एक्ट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है और फाइनल अप्रूवल क्या होता है। तो इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन टू एक्ट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर मिल गया है अभी वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया को, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेमेंट गेटवेज 2020। सबसे पहले ये समझना होगा कि भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट क्या होता है। उससे भी पहले समझना होगा कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या होता है।
देखिए हम लोगों को बहुत सारा पानी का बिल देना पड़ता है, पानी का बिल, बिजली का बिल, हाँ, उसके बाद फिर गैस का बिल। तो ये सब बिल हम लोग अलग अलग जगह में जाकर पहले देते थे। लेकिन भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बाद क्या हुआ कि हम लोग भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट में जाते हैं और वहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। कहाँ जाते हैं? भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। तो इस तरह का यूनिट को चलाने के लिए सबको तो लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है, तो कम किसी को लाइसेंस दिया गया है। तो वही लाइसेंस अभी इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड को दिया गया है। और कौन देता है? आरबीआई देता है। और किस एक्ट के अंदर देता है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो अभी परपेचुअल लाइसेंस मिल गया है फॉर बिल पेमेंट बिजनेस टू फंक्शन एज ए भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट अंडर भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये जो कंपनी है ना, कैप्रियन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, कैप्रियन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज CFAS, ये सबको इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस देते फिरता था। और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट? सिक्योरिटी मार्केट में। सेबी का अथराइजेशन के बिना ही ये कर रहा है। ये सबको इन्वेस्टमेंट देते फिर रहा है और इसके बाद खुद सेबी का कोई अथराइजेशन नहीं है। तो इसकी वजह से सेबी इसको बैन कर दिया 3 साल के लिए, बोला कि तुम साला नहीं करेगा कुछ। 13 लाख का मॉनेटरी पेनल्टी लगाया है माइंड सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पे। तो माइंड सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पे 13 लाख का फाइन लग गया है। और क्यों लगा है? क्योंकि ये ट्रेड रिसीवर डिस्काउंटिंग सिस्टम का गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था। ट्रेड रिसीवर डिस्काउंटिंग सिस्टम का गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था। और ये जो पेनल्टी लगाया है ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग लगाया है। 13 लाख का पेनल्टी है आरबीआई के द्वारा। सबसे ज़्यादा लोन पिछला 4 सालों में कौन डिसबर्स किया है? एसबीआई का देख लीजिए डेटा और पीएनबी का देख लीजिए डेटा। एसबीआई का 165 लाख करोड़ और पीएनबी का 59,000 करोड़ अप्रॉक्स। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।